प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना हिंदी व्याकरण कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण के कुछ अभ्यास भी करेंगे। अभ्यास प्रश्न कौन कौन से हैं? जैसे पहले 7 पाठ हैं, उसमें है कुछ अभ्यास प्रश्न आज हम करते हैं जो पाठ्य पुस्तक में नहीं दिया गया। तो शुरू करते हैं कुछ अपने अभ्यास प्रश्नों को, और हम इसे कह सकते हैं जैसे अपना ज्ञान परखो की तरह है ये, जिसमें हम जो हमने पहले पढ़ रखा है उसी को एक बार करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। अभ्यास के तौर पर हमारा कक्षा है 4था। प्रश्न है पहला, तो अभ्यास के तौर पे करते हैं। खाली स्थान भरो। क्या दिए हैं? हिंदी भाषा रिक्त स्थान दिया है। हिंदी रिक्त स्थान के लिए पहले वाक्य में लिख देता हूं। हिंदी भाषा की लिपि, भाषा की लिपि रिक्त स्थान है। पूर्ण विराम। हिंदी भाषा की लिपि रिक्त स्थान है। दूसरा वाक्य है हमारा, वर्णों के समूह को वर्णमाला। पहले हम क्या करते हैं, वाक्यों को ही लिख लेते हैं, फिर बाद में उसे भरेंगे। कहते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपको शब्द दिए जाएं। कभी कभी शब्द आपको खुद ही ढूंढने होते हैं, खुद ही लिखने होते हैं। तो हमेशा ये मत सोचिएगा कि आपको शब्द दिए जाएंगे, आपको खुद ही इसे ढूंढ के करना होगा। तीसरा है हमारा, व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को रिक्त स्थान कहते हैं। तीसरा, चौथा, लिंग के रिक्त स्थान दिया है, भेद हैं। तो हम इस तरह के लिए भी वाक्यों के लिए तैयार रहेंगे जहाँ रिक्त स्थान हमें खुद भरना है अपने ही शब्दों द्वारा, वो अलग से दिया नहीं होगा। तो हम वाक्य को 2 बार पढ़ेंगे और फिर इसे करेंगे। जैसे हिंदी भाषा की लिपि है, तो लिपि क्या है आपको पता ही है, आपने पढ़ रखा है, देवनागरी। तो हम लिखेंगे देवनागरी। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी।
दूसरा है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ये हमने आपको बताया था, आपने परिभाषा याद की थी। वर्णमाला कहते हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। बहुत आसान है, कभी कभी परिभाषाएं भी ऐसे पूछ ली जाती हैं रिक्त स्थान के द्वारा, जानने के लिए कि आप सचमुच इसे पहचानते हैं कि नहीं। लिंग के भेद हैं, कितने भेद होते हैं आपको पता है? संख्या पूछा है, कौन कौन से नहीं है, याद रखिए। लिंग के रिक्त भेद हैं तो संख्या पूछना है। संख्या कितने होंगे? 2। कौन कौन से हैं आपको पता ही है, तो वो नहीं बताना है। लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगला है हमारा मैं इसको मिटा देता हूँ। दूसरे प्रश्न में जाओ तो अभ्यास में अलग अलग प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। अगला है जैसे कि स्त्रीलिंग रूप लिखो। स्त्रीलिंग प्रश्न दूसरा है, स्त्रीलिंग रूप लिखो। क्या क्या दे रखा है स्त्रीलिंग रूप लिखने के लिए हमें? पहला है गुड्डा। दूसरा शब्द है हमारा लेखक। तीसरा शब्द है शिक्षक। चौथा शब्द है दास। पांचवा है छात्र। छठा है शिष्य। तो हमें किस किस तरह से पूछा जा सकता है उसको मैं बता दूँगा। आपको पुल्लिंग शब्द दिया रहेगा, जैसे ये हमने दिया है, सारे पुल्लिंग शब्द हैं। इसका स्त्रीलिंग रूप लिखने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर स्त्रीलिंग शब्द दिया रहेगा उसका पुल्लिंग रूप आपसे पूछा जा सकता है, या फिर कह देगा कि लिंग बदलो। तो अगर पुल्लिंग दिया है तो हमें स्त्रीलिंग रूप लिखेंगे, अगर स्त्रीलिंग शब्द दिया हुआ है तो उसका हम पुल्लिंग रूप लिखेंगे। तो ये इस तरह के भी प्रश्न दिए जा सकते हैं। और अगर आपने तालिका याद कर रखी है तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो हमारा पहला शब्द है गुड्डा। गुड्डा का स्त्रीलिंग रूप होता है गुड़िया। गुड्डा, गुड़िया। लेखक है पुल्लिंग शब्द, जो लिखता है वो लेखक कहलाता है। तो इसका स्त्रीलिंग रूप होता है लेखिका। लेखिका। शिक्षक पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग रूप होता है शिक्षिका। शिक्षिका। दास है, दास शब्द पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग है दासी।
छात्र का पुल्लिंग होता है छात्रा। छात्र का क्या होता है पुल्लिंग? छात्रा। शिष्य क्या होता है? शिष्या। तो इसे याद रखना है, खासकर जो नए शब्द आते हैं, जो अपने पहले पिछली कक्षाओं में नहीं पढ़े हैं, जो नए शब्द होते हैं वही पूछे भी जाते हैं, तो उन पर और ज़्यादा खास ध्यान हमें देना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो परिभाषाएं भी पूछी जा सकती हैं उदाहरण के साथ, जैसे पुल्लिंग की परिभाषा पूछ सकता है, उदाहरण के साथ स्त्रीलिंग की परिभाषा पूछ सकता है। तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि लड़का, दास, लेखक, भाई, पिता, मामा, चाचा आदि। तो परिभाषाएं उदाहरण के साथ भी पूछी जा सकती हैं, परिभाषाएं भी हम याद रखेंगे। या फिर स्त्रीलिंग शब्द की परिभाषा उदाहरण के साथ पूछी जा सकती है कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, जैसे मोरनी, मामी, चाची, लड़की, दादी आदि। तो सूची तो बहुत लंबी है और हम कुछ कम ही बताएंगे। कभी कभी आपको संज्ञा पे चलते हैं, जैसे संज्ञा के भेद पूछे जा सकते हैं। बच्चे परिभाषा तो संज्ञा की पूरी याद कर लेते हैं, लेकिन जब भेद होता है भेद भूल जाते हैं। तो हम कैसे करेंगे? संज्ञा पे अपन कुछ आधारित प्रश्नों को करेंगे। हमने लिंग पर आधारित किया, अब संज्ञा पे करेंगे। ये तीसरा प्रश्न रहेगा। तो संज्ञा पर आधारित कुछ प्रश्न हम कर लेते हैं। या फिर इस तरह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के उदाहरण दीजिए। तो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा फिर है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा संज्ञा का भेद भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। अब हमें इनके उदाहरण दे रहे हैं, जैसे ये मान लेते हैं उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। संज्ञा की परिभाषा भी पूछी जा सकती है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं ये भी पूछी जा सकते हैं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, और इनके उदाहरण भी पूछे जाते हैं। जैसे आज हम कर रहे हैं उदाहरण, तीनों के उदाहरण हम देंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा, बच्चे संज्ञा की परिभाषा तो बता ही देते हैं, तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे अभी हमने लिखा था व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन जब व्यक्तिवाचक संज्ञा इस बार आया है, उसकी भी परिभाषा उदाहरण के साथ पूछी जा सकती है। जैसे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो विशेष का ये अर्थ नहीं है कि केवल श्री नरेंद्र मोदी या फिर किसी महात्मा गांधी, किसी बड़े व्यक्ति का ही नाम है। विशेष का मतलब आपके मित्र का नाम भी हो सकता है, आपकी सहेली का नाम भी हो सकता है। तो इसमें विशेष का अर्थ नहीं है कि बड़ा व्यक्ति, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जैसे हिमालय, दुनिया में हिमालय पर्वत एक ही है, तो विशेष
चीज़ का जो संसार में है उनका नाम हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे नदी हो, चाहे इंसान हो, चाहे स्थान हो। जैसे वाराणसी हो, वाराणसी क्या है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हम इसके उदाहरण आज लिख रहे हैं, तो शुरू करते हैं। पहले व्यक्तिवाचक की संज्ञा के उदाहरण से लिखें। हम मान के चलते हैं कि हम लोग 4 उदाहरण लिखेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, आपके दोस्त का नाम है अनुज या रोहन, मैं लिख देता हूँ रोहन। रोहन आपके दोस्त का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। उसके अलावा नदी, नदी में हमने यमुना डाल दी, यमुना एक नदी का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लोगों को लगता है व्यक्तिवाचक मतलब किसी आदमी का ही नाम होगा, ऐसी बात नहीं। इसमें स्थान भी आ जाएगा, जगह भी आ जाएगा, वस्तु भी आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं गीता। गीता धार्मिक पवित्र पुस्तक है, या कुरान भी हम कह सकते हैं। कुरान ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएगा। तो पुस्तक, धार्मिक कोई पुस्तक हो गई, खास पुस्तक की भी नाम हो, जैसे आपकी हम कहेंगे हिंदी व्याकरण दीपिका भाग 4, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक खास पुस्तक की बात हम कर रहे हैं। तो उसके बाद अगला लिखते हैं पहाड़ में, लिख देते हैं हिमालय। हिमालय। आगे चलते हैं जातिवाचक, जो संपूर्ण जाति का बोध कर है। जैसे पेड़, पेड़ की संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। दुनिया में सभी पेड़ जाति के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो पेड़ एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद हम चलते हैं कोई पशु, जैसे हाथी। हाथी हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? सभी संसार के सभी हाथियों के लिए। जैसे अभी हमने हिमालय किया तो पर्वत, पर्वत भी क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। अगर एवरेस्ट बोलेंगे तो खास पर्वत हो गया, तो व्यक्तिवाचक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं गाय, कुत्ता, ये सब भी जातिवाचक संज्ञा। बस मेज, ये भी क्या हो गया? जातिवाचक। भाव क्या होते हैं? भाव जो मन में उमड़ते हैं, जिसे कि इसमें गुण भी आएगा, दोष भी आएगा। तो जैसे कि उदाहरण में आ गया, भाव क्या हो गया? मिठास। मिठास एक भाव है। मित्रता, मित्रता। खुशी, खुशी ये क्या है? एक भाव है। कायरता, ये भी एक भाव है। और बचपन, अवस्था भी भाव ही आता है, जैसे बचपन, बुढ़ापा। तो अगर इस तरह से हमें कोई प्रश्न पूछा जाए, उदाहरण भी पूछा जा सकता है। जैसे मैंने अभी तो तीनों का उदाहरण दीजिए, हो सकता है जातिवाचक के आप जातिवाचक संज्ञा के 3 उदाहरण दीजिए, तो आपको उतना ही उदाहरण देना है। तो उदाहरण भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। परिभाषा आएगा, परिभाषा भी बता देंगे। अगर उदाहरण पूछा गया तो केवल उदाहरण देंगे, जितना हमसे पूछा जाएगा हम उतना ही करेंगे। तो आज हमने संज्ञा के उदाहरण की तीनों की व्यक्तिवाचक हो, जातिवाचक हो या भाववाचक,
तो इस तरह उदाहरण भी आप अपने शब्दों में इसे दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।